आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद 5 से 7 अच्छी स्टोरीज दिखाने जा रहा हूं आपको, और बड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर माइक दे मारा। दूसरी स्टोरी, हुथीज के निशाने पर अब ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर। तीसरी स्टोरी, ईरान ने समंदर जाम कर दिया। आप कहेंगे यार समंदर जाम कर दिया? जी, रोड जाम होता है ना, जैसे समंदर जाम कर दिया। दिखाएंगे, बताएंगे। इसराइलियों पर थूक से हमला हुआ, कहां हुआ बताएंगे। लड़कियों ने किया। अल-अक्सा मस्जिद के शानदार नजारे, ये भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसराइलियों पर जो थूक से हमला हुआ उसे एंजॉय करने वाली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन खबर है वो आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत करें सबसे पहली खबर से। आपको कट टू कट 2-3 शॉट दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं, रिपोर्टर से बात कर रहे थे, वैसी उनके मुंह पर ये आके माइक पड़ा गाल पर। पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट, डोनाल्ड ट्रंप का मुंह देखें कैसे बन गया। तीसरा स्क्रीनशॉट, वो घूर के देख रहे हैं। चौथा स्क्रीनशॉट, उनकी भौवें चढ़ गई। अब हुआ कब? ये 14 मार्च की बात है। हमारे यहां 15 लग चुकी थी, अमेरिका में 14 ही चल रही थी। और ये न्यूज मारियो नोफिल, एक बहुत मशहूर हस्ती हैं एक्स पर, एलन मस्क के तो बिल्कुल पूंछ समझ लीजिए, और उनकी हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से बहुत ज्यादा मुतासिर है। इन्होंने क्या लिखा है? समवन हिट्स ट्रंप इन द फेस विद अ माइक। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर माइक मारा है। द एक्ट लुक कंप्लीटली इंटेंशनल, और लग रहा है कि ये जानबूझकर मारा गया है। ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने कहा जाहिर सी बात है तो तलाशा तो हमारे हिंदुस्तान टाइम्स में मिल गया। हमने कहा इंडिया की भी हेडलाइन लेते हैं, अच्छा अखबार है। लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप गिव अ डेथ स्टेयर टू अ रिपोर्टर आफ्टर बूम हिट्स हिम इन द फेस। जैसे ही उनके चेहरे पर वो माइक टकराया, खा जाने की नजर से देखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये सब कुछ क्या हुआ? ये एक प्रेस इवेंट हो रहा था जॉइंट बेस एंड्रयूज पर जुमे को। प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पर खड़े हुए बाइट दे रहे थे, तभी एक ऑकवर्ड मूवमेंट पेश आया और एक बूम, माइक का जो बूम होता है ना, आगे जो निकला हुआ होता है उसे बूम कहते हैं। पूरे माइक को यूं समझ लीजिए, ये जो आगे करके, तो ये बूम जाकर टकरा गया। ये फ्राइडे को प्रेस इंटरेक्शन हो रहा था उनका। इसके बाद वो थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है जो तुमने किया है। आज सारी चर्चा इसी की होगी, जो मेरे मुंह पे मारा है। फिर इसके बाद एक वीडियो आया सामने, और इसे आप वीडियो में ही देख सकते हैं। ये मैं कट 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 दिखा रहा हूं, थोड़ा सा स्लो। ये डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, उनके साथ जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है ये उनके मिनिस्टर एलन मस्क, दुनिया के सबसे बड़े आदमी का बेटा है, एक्स वाले, ट्विटर वाले, उनका बेटा। ये लड़खड़ाते लड़खड़ाते बच्चे हैं, जो बाइडेन का मजाक उड़ाने वाले कि हवाई जहाज पर चढ़ते गिर जाते थे। अब जरा आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपने सरकारी अमेरिका के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर में ले गए। ठीक है, मरीन वन कहते हैं इसे, वो एयरफोर्स वन होता है जो जहाज, ये मरीन वन कहलाता है। इसमें ले गए भाई। तो जब वो चढ़ रहे थे तो आप जरा देखें, गौर से देखिए, मैं बस वो सेकंड आपको दिखाना चाहता हूं बार बार रिपीट करके। उसे चढ़ाया एलन मस्क के बच्चे को, और जैसे ही वो जूम करके देखिए, धड़ से गिरे डोनाल्ड ट्रंप, और गिरते फिर संभले फिर बचे। तो गिर कोई भी सकता है, वो जो बाइडेन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो। एक बार और देख रहे हैं, ये टक ऐसे गिरने से बचे, लड़खड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। खैर, अब आते हैं उस बात पर कि ईरान ने कैसे समंदर को जाम किया है। ये अपने आप में खबरें होती हैं सर, इसलिए दिखा रहे हैं। देयर आर न्यू रिपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास एक रास्ता है, उसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य हिंदी में कहते हैं। डमरू का आपको पता है, बीच में पतला होता है, पकड़ने की जगह इधर उधर चौड़ा होता है। ऐसे ही एक समुद्री रास्ता होता है, जल पानी का, डमरू मध्य है, समझे? बीच का जो हिस्सा है वैसे ही डमरू का, वैसे ही पीछे समंदर है पूरा, फिर आगे जाके कहीं समंदर खुला, और बीच में एक रास्ता है, क्योंकि इधर किसी मुल्क की चट्टान या इसी मुल्क की इधर चट्टान, और उसके बीच से एक रास्ता निकल रहा है। वो पतला सा रास्ता जहां से जहाज निकल रहे हैं उसे स्ट्रेट कहते हैं, जल डमरू मध्य। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये ईरान का यहाँ पर इख्तियार है, हक है, और ये जा रहा है गल्फ कंट्रीज की तरफ। यहां पर हुआ क्या है कि जीपीएस सिस्टम तमाम जहाजों के जाम हो गए,
और इसराइल वॉर रूम, ये इसराइल का वॉर रूम, आप यूं समझिए सरकारी माउथ पीस है इसराइल का। वो ये कह रहा है कि लग रहा है कि तेहरान फिर से मुश्किलें खड़ी कर रहा है इंटरनेशनल शिपिंग एरियाज में। सीधा ईरान पर इल्जाम है, क्योंकि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब बिल्कुल आप देखेंगे तो चिपका हुआ रखा है, उसी की सरहद है। यूके एमटीओ, जो कि पूरे समंदर में ट्रेड पर, जहाजों के आने जाने पर, कौन कहां पहुंचा, कौन किस दुकान पर है, लस्सी पी रहे हैं, वहां के कैप्टन क्या कर रहे हैं, सबकी जानकारी इनके पास होती है, समंदर मैरीटाइम की। उन्होंने कहा है कि कई घंटों तक जीपीएस सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गए, लास्टिंग सेवरल आवर्स। और उसके बाद 14 मार्च की खबर है, और उसके बाद हमने मैनुअली, जो हमारे पास बैकअप था पुराने जमाने का, उससे काम चलाया, क्योंकि समंदर में जहाज खो जाएंगे, फिर जब रास्ता रूट नहीं तय कर पाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। ये जो मैप है, इसमें 10 तारीख को भी यही जीपीएस जैम हुआ था, उसकी खबर आई थी, ज्यादा ले नहीं पाए लोग। अब 14 मार्च को फिर ये जीपीएस जाम हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना करीब है, बंदर अब्बास ईरान का पोर्ट आपको दिख रहा है कितना करीब है इस मैप में। तो सब कुछ हो रहा है। अब हाउथीज के खौफ की बात करते हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर सकते हैं। और द टाइम्स जैसे बड़े अखबार की हेडलाइन है, फियर्स ऑफ हाउथी स्ट्राइक अगेंस्ट ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर। 14 मार्च हाउथीज ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर गुजरने वाला है रेड सी से, बाबल मंदब के करीब से गुजरेगा, रेड सी से ही गुजरेगा। क्योंकि अगर ब्रिटिश, और इस जहाज को जाना है जापान, जापान से फिर ऑस्ट्रेलिया, तो अगर ये जहाज सीधा बाईपास करके जाए रेड सी को, तो 1 से 1.5 महीने का ज्यादा वक्त लग जाएगा, या कुछ दिन का और लग सकता है। 1 से 1.5 नहीं तो 15-20 दिन का फर्क आएगा, क्योंकि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूम के जाना पड़ेगा। तो वो रास्ता ले नहीं सकते, यूरोप से यूरोप होते हुए उधर से निकल कर आए इजिप्ट की तरफ से, फिर यहां से निकल गए रेड सी से। अगर आप नक्शा देखें, ये है ट्रैक इनका रास्ता, यूके से निकले और होते हुए ऊपर से यहां पर इजिप्ट से होते हुए नीचे बाबल मंदब स्ट्रेट जो है, ये भी वही जलडमरू मध्य है, यहां हुतीज मारते हैं, यहां से निकलेगा ये जहाज, और फिर इंडिया और श्रीलंका के नीचे से होता हुआ जापान जाएगा, फिर ए बनाकर वापस ऑस्ट्रेलिया आएगा। चाइना इस जहाज के वहां पहुंचने से, एयरक्राफ्ट कैरियर के वहां पहुंचने से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि जापान ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसी ड्रिल करेंगे जिसे चाइना अपने लिए खतरा मान रहा है। वो ब्रिटेन के इस कदम को उकसावे वाला समझ रहा है, वो बात ही अलग है। लेकिन अभी तो खुद इन्हें डर ये है कि ये मार सकता है, यमन के हाउथीज इन्हें मार सकते हैं। मिलिट्री प्लानर्स फियर दैट एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, कुड बी अटैक्ड बाय हाउथी रेबल्स, हाउथी बागियों के हाथों, ये बागी कहते हैं, हाउथी बागियों के हाथों इस पर हमला हो सकता है। और इस दौर में, इन द एरा ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स, जो मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं वो, उस दौर में इस पर हमला हो सकता है, और ये बड़ा मुश्किल का सबब बन सकता है। तो खतरा हाउथीज का, क्योंकि ब्रिटिश जहाज़ों को पहले भी हमला कर चुके हैं, अमेरिकन वॉरशिप्स को तो किया है। ब्रिटेन को यह डर लग रहा है, क्योंकि एक बार फिर से यमन के हाउथीज ने मोर्चा खोल दिया है इसराइल के खिलाफ। ये जुलाई में जहाज पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया, अब चल रहा है। खैर, कुछ इसराइलियों पर थूका गया है, और इसको खबर खुद बनाया है इसराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट है, और ये 15 मार्च की खबर है। ये वो खातून हैं जिन्होंने, 2 लड़कियां हैं जिन्होंने इसराइली पर थूका है, और सिर्फ इसीलिए कि उसने बताया था कि मैं वेस्ट बैंक में तैनात था, आईडीएफ में। इन्होंने पूछा उस लड़के से, और उसने बताया, तो कहा अच्छा तुम लोग खून के प्यासे लोग, लो थू, यूं करके उनके ऊपर थूक दिया। गलत किया भाई, ऐसे एहतजाज का तरीका नहीं है। द जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है, ज़ायनिस्ट आर नॉट वेलकम इन आयरलैंड, लिख रहा है वो। इसराइली मैन स्पैट ऑन इन डबलिन रेस्टोरेंट, डबलिन के, आयरलैंड की राजधानी डबलिन के रेस्टोरेंट में एक ज़ायनिस्ट पर थूका गया, एक इजरायली पर थूका गया, और कहा गया कि ज़ायनिस्ट आर नॉट वेलकम इन आयरलैंड, आयरलैंड में ज़ायनिस्ट का खैर मकदम नहीं है,
उनको आने की इजाज़त नहीं है, वो यहाँ बिल्कुल ना आएँ। और उस लड़के ने फिर अपना ये फ़ोटो ये इन दोनों का शेयर करते हुए लिखा, माई हार्ट इज़ ट्रूली ब्रोकन, दिस इज़ आइलैंड इन 2025। ये 2025 का आइलैंड है। मेरा दिल पूरी तरीके से टूट गया है। मैं बिज़नेस ट्रिप पर था, मेरे साथी थे, लड़कियों का एक ग्रुप आया और हमारे ऊपर थूक दिया। ये आइलैंड की कैसी लड़कियाँ हैं? चलिए, जर्मनी की सड़कें हैं, बर्लिन की। वीडियो देख लीजिए। फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आयरलैंड में कितनी होती थीं, जर्मनी में भी बहुत होती हैं। ये लोग सड़कों पर हैं। मुझे और बहुत सी यूट्यूबर्स को बहुत से लोग समझाते हैं, पता नहीं क्या-क्या कह देते हैं। मैं कहता हूँ उन्हें देखिए, हम लोग जो खबर पढ़ते हैं ना, पढ़ने के अंदाज़ अलग होते हैं। कभी हम कमेंट करते हैं, उससे समझा करिए, और अगर नहीं तो बस खबर देखा करिए। ये अल-अक़सा मस्जिद के मैंने कहा था शानदार नज़ारे दिखाऊंगा, ज़रा देखिए कल रात की तरावी, जब वहाँ पर जो है इशा की नमाज़ के बाद तरावी अदा की गई, तो हज़ारों हज़ार मुसलमान फ़लस्तीनी वहाँ फिर से जमा हुए। परसों रात का रिकॉर्ड तो 1 लाख का था, कल रात का रिकॉर्ड। और आज कल दिन में जुमे की नमाज़ में हज़ारों 80,000 लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी, और फिर हज़ारों लोग फिर से जमा हुए हैं। गुंबद सखरा है गोल्डन वाला, जान लीजिए। अच्छा, और अब ये जेरूसलम के नज़ारे, ये मस्जिद अल-अक़सा के नज़ारे, ओहो! बदाई हरम शरीफ में बैठकर ये लोग इफ्तार कर रहे हैं, क्या इनकी किस्मत है। लोग मक्का और मदीना तो पहुँच जाते हैं, जो तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है, दुनिया में ज़्यादातर लोग इस मस्जिद तक नहीं पहुँच पाते, और हम सबको पता है वजह क्या है। तो क्या खूबसूरत नज़ारा है, फ़र्श पर बैठे हुए हैं और ये लोग वहाँ पर इफ्तार कर रहे हैं, ये इनका नज़ारा है। इस स्क्रीनशॉट को देखिए, मैंने आपको वीडियो दिखाया, अब इस लड़के को मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये बैठा है। पता है इसका नाम है सालेह दवास। सालेह दवास। ये 22 साल के हैं, और इनके घर पर जब इज़राइल बमबारी कर रहा था, हमले कर रहा था, इनके घर पर बमबारी हुई, इनकी फैमिली के 29 मेंबर मारे गए। लोग कहेंगे यार भाई-बहन होंगे इतने वगैरह, मज़ाक उड़ाने वाले नहीं। चाचा, फूफा, ताया सब आस-पास एक ही घरों में रहते हैं, आस-पास। बड़ा-सा घर होता है ऊपर-नीचे। तो 29 लोग इनकी फैमिली के मारे गए। आज भी उनकी बॉडी इनके घर के मलबे के नीचे दबी है, जो निकल पाई नहीं है, क्योंकि हैवी मशीन्स की एंट्री बैन कर रखी है इज़राइल ने। और ये गज़ा के बच्चों का हाल है, जो खड़े, मैंने ब्लर कर दी इस बच्ची की तस्वीर हल्की सी। ये सब खाने की लाइन में खड़े हुए हैं। बहुत सी बेकरीज बंद हो चुकी हैं, मैं बार-बार बता रहा हूँ, पानी नहीं है, राशन नहीं है, फिर से वही हालात हैं। लाखों लोग फिर अब भुखमरी की कगार पर पहुँच रहे हैं। ये खुद यूएन की रिपोर्ट है, और पानी भरने की ये क्लिप देख लीजिए। एक टैंकर आता है, कहीं से कुछ लोग, वलीद महमूद जैसे लोग हैं, जो ये बताते हैं कि ये तीसरा दिन है लगातार जब हमने कुछ पानी का इंतज़ाम किया है। ये फ्रीलांस फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने पीने के पानी का एक छोटे से ट्रक में इंतज़ाम किया है, ताकि लोगों की प्यास गज़ा में बुझ सके, और ये बेहतर काम कर रहे हैं वलीद। और इनके नीचे फ़ोटोज़ भी हैं, बाल्टियाँ लाइन में लगी हुई हैं, लोग लेने आए हुए हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। यूएस ने फिर से एक और स्टूडेंट को गिरफ़्तार किया, ये फ़ीमेल हैं, और इन्होंने भी, पैलेस्टीनियन स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी प्रो गज़ा प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था पिछले साल। प्रो गज़ा प्रोटेस्ट में एक खलील करके हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जा चुका है, उन्हें उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है, इन्हें भी वापस भेजा जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका में। अगर कोई इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, फ़लस्तीन के हक़ में उठाएगा, तो उसका वीज़ा कैंसिल, उसे घर भेज दिया जाएगा। कमाल की बात यह है कि हमारी एक इंडियन डॉक्टोरल कैंडिडेट भी थी, इंडियन लड़की थी, उसने भी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई, उसे भी भेजा जा रहा है। जेरूसलम पोस्ट की खबर मैंने और जगह भी पढ़ी। इसने छोड़ दिया यूएस, क्योंकि इसका स्टूडेंट वीज़ा से रिवोक कर लिया गया था, ख़त्म कर दिया गया। इसने खुद एप्लीकेशन जो थी मोबाइल, उस पर जाकर रजिस्टर्ड किया और वापस इंडिया के लिए निकल ली। बताया जा रहा है कि प्रो हमास एक्टिविटीज़ में मुलव्विस थी, और हमास को अमेरिका एक आतंकी संगठन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। इसलिए अगर हमास के हक़ में आपने कुछ किया, तो फिर आपको निकलना होगा। हालांकि फ़लस्तीन के हक़ में भी कोई आवाज़ उठाने को वेस्ट में हमास के हक़ में उठी आवाज़ बता दिया जाता है। तो फ़िलहाल, और इनका नाम मुझे याद था, जहाँ तक है ये साउथ की हैं, रंजनी श्रीनिवासन है। इनका F1 वीज़ा था, जो कैंसिल हो गया है। ये खबर हो सकता है शायद आपको इंडिया में कहीं आज मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।
और मेरे लफ्ज़ों को कई बार सुनकर समझिए। कुछ गलती हो गई तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन समझिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।